Hello, friends. A very warm welcome. And in this session, we are going to talk about some basic facts with respect to current affairs. And the goal would be to understand and also to apply uh, these ideas in our learning process. So, starting with the fact, separation of powers had been in news, and separation of power is a very important concept. Now, if we think from the perspective of asking questions or sharing, sharing the idea, then Pravesh, can you please tell me which case would you link with the understanding of separation of powers? Which landmark case or landmark judgment? कौन सी लैंडमार्क जजमेंट आपके हिसाब से सेपरेशन ऑफ पावर्स को लिंक करती है और कौन से साल में आई थी? Bombay case 1994. Bombay case, okay. Any other answer from any one of you? Separation of power. केशव नंदा केशव नंदा होगा सर. केशवानंद भारती केस. Yes, sir. मानसी, कौन से साल 1973. केशवानंद भारती केस कौन से साल में है? सर 1973 ओके. तो प्रवेश, अगर हम ग्रीक फिलोसफिकर्स की बात करें तो कौन से ग्रीक फिलोसफिकर को आप जोड़ोगे सेपरेशन ऑफ पावर से, जो सबसे पहले चर्चा करते हैं बैकग्राउंड ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स की? So we have Aristotle, sir. Aristotle. Ashik, what is article 122 and 212? Very important. So 122 and 212 सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड है सर. जो भी सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जजमेंट है, इट कैन नॉट बी डिस्कस इनटू द पार्लियामेंट और इन स्टेट लेजिस्लेचर एंड वाइस वर्सा. क्या उल्टा बोल रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि आर्टिकल 122 और 212 दे आर प्रोहिबिटिंग कोर्ट्स टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर? आपने उल्टा बोला. हाँ सर, वो है. So we have to be very careful. मानसी, जब हम बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की और जब उसके साथ हम 9 शेड्यूल जो ब्लैंकेट प्रोटेक्शन देता है उसकी बात करते हैं, कुछ लेजिस्लेशंस को जुडिशियल रिव्यू से मुक्ति मिल जाएगी, तो ये कौन सा केस था? so case I'm not able to recall the name of case. केस बड़ा फेमस है, आपको नाम पता है? the आप बोलो. basic structure 9th schedule. कौन सा जजमेंट आया था या कौन सा केस था? Sir, Shankari Prasad case है 1951. नहीं, शंकर प्रसाद केस मिनर्वा नहीं विल है. केस है सर. ये IR कोयलो स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस. IR Coelho case. Yes, doctrine of basic structure as propounded in the above mentioned case and the 9th schedule grant blanket protection to certain legislation from judicial review in violation of this doctrine. Given on your page number here only. Divya, effectiveness of educatory mechanism. इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेटरी यानी कि जो कोर्स का जो मतलब जुडिशियल का मैकेनिज्म है, क्या उसको आप अफोर्डेबल और एक्सेसिबल जस्टिस में लेके आओगे? एक कंपोनेंट मानोगे उसका? Yes sir. ओके. नेशनल जुडिशियल कमीशन बिल 2022 में राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था. मानसी, ट्रू की फॉल्स? True sir. और नेशनल जुडिशियल बिल 2022 वो जजेस की अपॉइंटमेंट को रेगुलेट करने की बात करता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की थ्रू NJC. हाँ आचल, जी सर. आंचल, जो प्रेजेंट स्टेटस है दिल्ली का एज ए यूटी, वो कौन से अमेंडमेंट से है और कौन से साल में आया था?
सर 67th अमेंडमेंट एक्ट 1991 आई थिंक। भाई आपका साल बिल्कुल सही है, लेकिन 67 नहीं है, वो 69th अमेंडमेंट है। ओके सर, और आर्टिकल 239 ए और बी। वेरी गुड। मानसी, जब आप बात करते हो दिल्ली की, तो 1950 में वो, जब हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स की, तो किसका पार्ट था वो? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी? तो आई थिंक पार्ट ए होगा। सर सर कौशिक, पार्ट सी था। पार्ट सी था, करेक्ट। देयर इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर। पहले उसको पार्ट सी में रखा गया, फिर उसको यूटी बनाया गया 1956 में, फिर उसके बाद तो ये सिर्फ इसके लिए नहीं, तो एक एग्जांपल है ये। आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, इवन लक्ष्मीकांत या कुछ भी आप पढ़ते हैं जहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स है, तो पूरा डिटेल में हमने कवर भी किया, आई थिंक, इन सर आवर सीरीज। हाँ। सर जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे वो डिवीजन थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में। 56 में जब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया तो वो बोला गया कि वो पार्ट सिस्टम खत्म करने के लिए वो जो 3 कमेटी आए थे, फजी अली, अब हम्म, उसके पहले जेवीपी, उन्होंने बोला कि हटाने के लिए और सिंपल स्टेट को रिऑर्गेनाइज करे अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, और हम्म। कुछ कुछ और 2-3 नहीं थी, इकोनॉमिक वायबिलिटी और बाकी सब 1956 में। तो उस समय दिल्ली आंचल, जब हम डी में कहते थी। हैं, वेरी गुड आंचल, जब हम कहते हैं सुई जेनरिस, इंडियन फेडरलिज्म इज सुई जेनरिस, क्या मतलब है इसका? सर यूनिक, मतलब जो इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनिक है, तो शुए जनरिस का मतलब यूनिक और होता है। कोई वर्ड मानसी जोड़ोगी इसमें? क्या सर? तो यूनिक एंड इवॉल्विंग है। इवॉल्विंग है, डायनेमिक है, इवॉल्विंग है। वेरी ट्रू। प्रवेश, इंडिया में एक ही वोटर लिस्ट है कि अलग अलग वोटर लिस्ट हैं, अलग अलग इलेक्शंस के लिए? सर इंडिया के अंदर जो वोटर लिस्ट है उसको इलेक्टोरल रोल के नाम से जाना जाता है, एक ही होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशू करता है। हर साल अपडेशन होता है, जिसमें जो डेथ हो जाती है डेथ सर्टिफिकेट के नाम पे डिलीट, और जो बर्थ होते हैं, जो 18 से ऊपर जाते हैं, उनके कास्ट और सेंसस के बिहाफ से उनको इंक्लूजन। ओके। दिव्या, आज तक सर हिंदुस्तान। हाँ। लास्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा था लिस्ट के ऊपर, अगर वो पहले से ही ऐसी, अभी जो समिति आई है जिन्होंने कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव होंगे, उसमें बोला गया है कि पहले था कि राज्य के लिए अगर इलेक्शन हो रहे तो उनकी लिस्ट जारी की जाती थी, अगर लोकसभा लेवल पर हो रहे तो उनकी की जाती थी, अगर पंचायत पर हो रहे तो उनकी। अब उन सबको एक ही वोट के थ्रू, लिस्ट के थ्रू किया जाएगा, तो फिर उसमें क्या डिफरेंस है सर? तो उसमें एक ही है कि जो अपडेशन ऑफ द लिस्ट है वो एक ही करेगा। यहाँ पर लोकल बॉडी का इंक्लूजन होता है, स्टेट भी करता है, सेंटर भी करता है, अलग अलग बॉडीज को बनाने के लिए, तो एक ही कोई होंगे उसमें। ओके दिव्या, मैं आपसे पूछ रहा था कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आज तक सुप्रीम कोर्ट में ऑल वुमेन बेंच कितनी बार बनी है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार? 3 बार है सर। 3 बार? एक बार नहीं है सर। नहीं, 3 बार है, ऑल बिल्कुल सही बात। बार है, जिसमें जो उन्हें इशू दिए गए थे वो भी इसी टाइप के थे, बिल्कुल। रिलेटेड तो एक रिगार्डिंग आर्ग्यू। सिंपल और बताइए, आंचल आप बताइए कि जो लॉयर है उसे 7 साल की प्रैक्टिस चाहिए, और उसका एज ब्रैकेट होना चाहिए 35 से 45, 35 से 45 एज ब्रैकेट होना चाहिए, और 7 साल का लीगल प्रैक्टिस होना चाहिए। लीगल प्रैक्टिस अगर कंटिन्यूस भी नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या कहते हो? कॉन्टिन्यूस ही होनी चाहिए सर। हाँ जी कंटिन्यूस सर, होना कॉन्फिडेंस है मुझे। क्यों? एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, कौशिक, हाँ, सबसे पहले मेंशन कब किया गया है? 2022-23 के बजट में कि 2023-24 के बजट में 2 और 3 के बजट में किया गया पहली बार। मेंशन? हाँ सर, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पहले आया था, नहीं, उसके बाद फिर आपने लो। आप जो बोल रहे हैं वो गलत है। पहली बार अनाउंस किया गया है 22-23 के बजट में, मेंशन किया गया है 23-24 के बजट। अनाउंस
मतलब अनाउंस फर्स्ट टाइम किया गया 22-23 के, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। और 23-24 का जो बजट है उसमें भी उसको मेंशन किया गया, सो यू आर राइट, गुड, गॉट इट। यस सर। कितने डिस्ट्रिक्ट है तकरीबन उसमें, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में? एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट में तक, 170 हाँ, के आसपास है। 17 16 सी 112 डिस्ट्रिक्ट। 112। ब्लॉक कितने हैं मानसी इसमें, कितने 5 ब्लॉक है तकरीबन? So blocks, I think 500 है। 500 ब्लॉक्स। और प्रवेश कितने इंडिकेटर हैं, कितने सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं? और जी आंचल, ब्लॉक तो डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है वो कौन से साल में लॉन्च किया गया था? ब्लॉक बेस्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कहते हैं, वो कौन से साल में इंट्रोड्यूस किया गया था? सर नहीं पता। कौशिक, सर ब्लॉक डेवलपमेंट पहले ही किया गया था सर, मतलब वो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन से साल में इंट्रोड्यूस किया गया था, साल पूछ रहा हूँ मैं। नहीं पता सर। तो 1990s में हाँ मतलब introduce। 1990 70 80s हाँ में। ब्लॉक, ऐसा कुछ भी बोल दोगे क्या? 1952। मानसी, गुमला डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? आई थिंक सो झारखंड में है। हम्म दिव्या, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, कुपवाड़ा? कौशिक, डेन तम कनाल कहाँ है? क्या सर? बेत का हाँ, बेत कनाल। डेन कनाल, बेन कनाल। डेन कनाल, DHENKANAL, डेन कनाल। DHENKNL। मिजोरम टाइप में हो सर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय। नहीं नहीं, उड़ीसा। यस आंचल, यू आर राइट, उड़ीसा, करेक्ट। जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन भी पूछा था, वो कौन सी एजेंसी या कौन सा ग्रुप उसको निकालता है मानसी? सर तो कोई वर्ल्ड जस्ट नॉर्मल ग्रुप है सर, NGO। वर्ल्ड जस्टिस ग्रुप जो है मानसी, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो है वो यूनाइटेड नेशंस करता है, कि यूरोपियन यूनियन करता है, कि एमनेस्टी इंटरनेशनल करता है, कि कोई, मतलब कोई और है, कुछ कोई सिविल सोसाइटी ग्रुप है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, कौन है? सो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। एग्जैक्टली तो नहीं अभी पता। पता तो इनमें से फिर तो नहीं है कोई, नहीं। मतलब जैसे सिविल कौशिक बोली सोसाइटी ग्रुप है। कॉमन हाँ एनजीओ। कोई सिविल सोसाइटी ग्रुप है सर। सिविल सोसाइटी ग्रुप करता है इसको, बिल्कुल सही कहा प्रवेश ने। ई, ई हैश ही कहूंगा मैं, ई हाइफन कहिए, E-SCR, ये आप किस से जोड़ेंगे? ये ESCR, E-SCR, ये एक्रोनियम आप किससे जोड़ेंगे? सर ये ई सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट है। वेरी गुड, हो गया, ठीक है। दिव्या, मुझे आप ये बताइए, जो नॉन अलाइन मूवमेंट है वो कौन से साल में स्टेब्लिश हुआ था फॉर्मली? 69 1969 से। गुड एफर्ट, बट इट इज रॉन्ग। 1961। 1955 बांटू 61। ऐसे 61। हाँ, बात तो ठीक है, but as per your given information, I am just going by this data right now. It was formally established in 1961. So we will cross check it. G77 कब हुआ था मानसी established? E77 सो और उसके जी बाद ही हुआ है जी 1960। हाँ 19, सो 60s के बाद ही हुआ है, मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द 60s के बाद ही होगा। अरे इतना मेहनत करके फर्स्ट हाफ ऑफ 60 कर ये वो कर रही हो, डेट ही बता दो ना सीधा। सो 1970s में हुआ।
1964 में हुआ है। अब ये बताओ मानसी, G77 जब बना तो उसमें यूनाइटेड स्टेट उसका पार्ट था? सर नहीं था। हाँ, नहीं था सर। ओके। ब्रांडेट लाइन, BRANDT, ये लाइन क्या डिवाइड करती है? आंचल। प्रवेश। अच्छा, हाँ बोलो। नॉर्थ साउथ डिवाइड करते सर। सर हाँ, ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल ग्लोबल नॉर्थ, साउथ ग्लोबल साउथ, कंट्री। पुअर कंट्री जो रहते हैं वहाँ पर, रिच कंट्री, रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज। दिव्या, भोपाल डिक्लेरेशन क्या है, एक लाइन में? कौशिक। सब ट्रेडिंग से एस्पेक्ट है, मैं ग्लोबल साउथ में कैसे इंटीग्रेट करें और ट्रेड कैसे आगे बढ़े उसके बीच में, उसके हिसाब से एग्जैक्टली। G20 G20 समिट में रिसेंटली। मानसी, कायरो, कायरो, सुना है आपने कायरो? जी सर, हाँ जी। कौन से रिवर के ऊपर है कायरो? सर नाइल रिवर, कैपिटल ऑफ इजिप्ट। और सुएज कैनाल कौन से रिवर पे है, या क्या मतलब कहाँ है, सी किसको कनेक्ट करती है वो? सर रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करती है। अगर मैं कहूं दिव्या, 50% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड ट्रैवर्सेस थ्रू सुएज कैनाल, ट्रू और फॉल्स? ट्रू सर। फॉल्स है सर, उससे कम है। कितना है? 12 से 20 में। वेरी गुड, नहीं 10 20। अराउंड। अच्छा 10 to सर 12%। 10%। 10 12। सो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम की वैल्यू, क्या? इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है कि वैल्यू है? वॉल्यूम की बात की जाएगी, वैल्यू तो, पर वहां तो वॉल्यूम होना चाहिए, वैल्यू तो इट्स वेरी टेक्निकल एस्पेक्ट आ जाता है। वॉल्यूम है, जहाज है, मतलब अब वॉल्यूम ही होगा, कितना वहां से ट्रेड है। यहाँ तो बस इतना लिखा गया है, 12% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। हम्म। मानसी, ये बताइए कि यूरेशियन, जो जिसकी हम बात करते हैं, जोग्राफिकली यूरेशिया कैसे डिपिक्ट किया जाता है जोग्राफिकली? तो जोग्राफिकली अगर हम बात करें इंडो पैसिफिक रीजन की, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इंडोनेशिया और वहां से थोड़ा पापुआ न्यू गिनी जो कंट्रीज है वहां से लेके इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एंड जो ऊपर चाइना और रशियन कंट्रीज एंड कंप्लीट यूरोप। तो आंचल, आप कुछ ऐड कर सकते हो इसमें, ठीक है, और कुछ? सर आंचल, एक सेकंड। सर कॉन्टिनेंटल एरिया ज्यादा होना चाहिए। हाँ, तो हाँ बोलो आशिक। लार्जेस्ट यूरल कॉन्टिनेंट यूरल है। माउंटेन से लेकर के पूरे एशिया तक यूरेशिया होगा सर। जियोलॉजिकली कैसे इसको बताएंगे टेक्टोनिक। दिव्या? हाँ, यूरल टेक्टोनिक। माउंटेन्स कैसे? यूरल माउंटेन्स तो हाँ, बीच में आ गए ना, यूरेशिया यूरोप में तो प्लेट, पास होगा। यूरेशियन प्लेट, यूरेशिया में। कॉन्टिनेंटल प्लेट। यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट है ना? हाँ। तो अगर मैं बात करूं यूरेशिया में सबसे ज्यादा क्या है, अगर बात करें रिसोर्सेज के बारे में, दिव्या? अगर मैं नहीं। आपसे बोलूं दिव्या, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं आपको तीन ऑप्शन दूंगा। सबसे ज्यादा तो क्या है? ऑयल रिजर्व्स, नेचुरल गैस रिजर्व्स, आयरन ओर रिजर्व, इन तीनों में सबसे ज्यादा क्या है दिव्या यूरेशिया में? ऑयल या गैस रिजर्व। और नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस, आयरन, सीक्वेंस बताओ मानसी तीनों की। तो नेचुरल गैस, फिर ऑयल, फिर आयरन। और अगर मैं कहूँ गोल्ड और कॉपर भी है, हाँ सर, तो गोल्ड ज्यादा है कि कॉपर ज्यादा है? गोल्ड ज़्यादा होगा सर। गोल्ड गोल्ड ज्यादा है ज्यादा। सर। INSTC रूट, प्रवेश,
सर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो मैं आपको सिटी के नाम बताऊंगा, आप बताना सीक्वेंस क्या है उसका। अस्तरखान, बाकू, बंदर अब्बास। सीक्वेंस बताइए। सर बाकू, अस्तराखान और बंदर अब्बास। मैं दोबारा रिपीट करता हूं। अस्तरखान, बाकू, बंदर अब्बास। तो ये तीन मैंने सीक्वेंस बोला, तो आप नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस बताइए इसकी। सर बंदरबास लास्ट में होगा, सर उससे पहले अस्तरबाकू, बाकू हम्म। और बंदर अब्बास। मेरी तो बाकू आप बीच। पहले गलत क्यों बोला? सॉरी सर। इंडिया इज ए मेंबर ऑफ यूरेशियन यूनियन। दिव्या, बोलो। यस सर। जी सर। ओके, औशिक आप बताइए। नहीं होगा सर, ऑब्जर्वर स्टेटस इंडिया नहीं मेंबर, होगा, या फिर हाँ, इंडिया मेंबर नहीं है। मानसी, चाइना इज ए मेंबर ऑफ यूरेशियन यूनियन। होगा सो। रॉन्ग, चाइना इज नॉट ए मेंबर। सेंट्रल एशिया रहेगा, वो रहेगा, बाकी ऑब्जर्वर स्टेटस रहेगा। आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान एंड किर्गिज रिपब्लिक एंड रशिया, दीज आर द मेंबर स्टेट्स। टर्की भी नहीं है। मानसी बताइए, विच इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ चाइना? तो इंडिया। यूएस से। यस औशिक, यूएसए इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, यू आर राइट। आफ्टर दैट इंडिया। आफ्टर दैट, तो अब आफ्टर दैट ही है भाई। बाकी सब पीछे होंगे इंडिया। दिव्या, व्हाट इज एपीआई? जो कि हम चर्चा करते हैं, एपीआई न्यूज में अक्सर एक वर्ड रहता है, क्यों है वो? परवेश। सर ये एक फार्मा इंग्रेडिएंट है जिससे मेडिसिन के अंदर उसको मिलाया जाता है, जिसके हम्म, हर जो कैप्सूल्स होते हैं या फिर जो मेडिसिन होते हैं उनके पीछे लिखा भी होता है एपीआई। चाइना से सर इम्पोर्ट होते हैं एक्टिव सर 90%। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग ड्रग्स। मानसी, हु इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर? तो यूएसए। एंड देन? चाइना। फिर यूएई। परवेश, आईपीईएफ। सर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। फॉर? सर इंडो पैसिफिक के अंदर जितने भी कंट्रीज है सबको कलेक्टिव ग्रोथ इंडिया के उसका लिए। मेंबर है? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी का इंडिया मेंबर है कि नहीं है? ये सर इंडिया में। तो अच्छा, इंडिया ट्रेड पिलर का पार्ट नहीं है बस। मेंबर है सर, चाइना को नहीं है उसमें, उसको ऑल्टरनेटिव है आईपीएफ। क्या? लिमोवा, जब हम वर्ड पढ़ते हैं लिमोवा, कॉम कासा, ये किस चीज से जुड़े हुए हैं? सो यूएसए से जुड़े हुए हैं। सर इंटेलिजेंस इंडिया खेलने के यूएस। लिए, और फिर दोनों का लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक। शेयर करने के लिए। तो लेनुवा लॉजिस्टिक्स, होगा, कॉमकासा ऐसे इसको लेनुआ जैसे कम्युनिकेशन। लॉजिस्टिक हो गया, कॉमकासा में इंटेलिजेंस वाला हो जाएगा। डेका भी है कम्युनिकेशन है उसमें। और रहेगा। और गमोसा है। हाँ, 2016-17 में हुआ था, 16 के आसपास। आंचल, आईसीईटी, ये एक इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज।
ये कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में और क्या है ये? इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ICET। सर हाँ इंडिया चल, और यूएस। वेरी गुड, आगे बोलो। सर और बायलैटरल रिलेशंस को बढ़ाने के लिए किया जाता ठीक है है, क्रिटिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर को enhance करना। ओके। प्रवेश, प्रवासी भारतीय दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? 9 जनवरी बाई एनुअल, 2 साल में एक बार हम्म, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कराते हम्म, हम्म। मानसी, इंडिया से जब इंडेंजर्ड लेबरर्स को लेके गए थे, तो मैं कंट्रीज के नाम बोल रहा हूँ, बस आपको बताना है कि वहां लेके गए कि नहीं लेके गए, कौन सी कंट्री नहीं लेके गए। हाँ जी सर। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, हाँ जी सर, लेके गए। गयाना, हम्म। हम्म। साउथ अमेरिका। हेती, सर लास्ट क्या बोला? हेती, हाँ जी, लेके गए। सूरीनाम, हाँ जी सर। कोट डी आइवरी, हाँ जी। मॉरिशियस, हाँ सर। हाँ जी सर। गुड़गांव। नो सर, तो लेके सभी नहीं कुछ गए। आंसर होगा तो रह क्या जाएगा? कोट डी आइवरी में कौन ले गया? ना हेती में ले गए, ना कोट डी आइवरी में ले गए। अब तुम मारे हम्म। जा रही हो उस टाइम, क्या करें? तुम्हें सोचना पड़ेगा। कैरेबियंस, सूरीनाम है, मालदीव्स है, फीजी है, कोट डी आइवरी कहां से आ गया? प्रवेश, अंदाजन एक साल में अगर मैं कहूं, कितने रेमिटेंसेस इंडियन डायस्पोरा हिंदुस्तान भेजता है? $1,000 बिलियन, $500 मिलियन, $100 बिलियन, $10 बिलियन? सर 100 बिलियन, हाँ, $100 बिलियन। जी। $100 बिलियन, बिलियन। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग एफर्ट्स, आंचल, कौन से साल में शुरू हुए थे? तो पहली बार कहाँ यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स रखी गई थी? सर 2000 के अप्रोच होगा। हैं? आप बोलो आशिक। सर 1960s में था सर। अब कंट्री को रॉन्ग। अफ्रीका में याद नहीं सर। एक जायर या 1948, वेस्ट एशिया। वेस्ट सर ओके। वेस्ट एशिया। तो कंट्री कौन सी? एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। हम्म। क्या? हम्म। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, ये क्या यूनाइटेड नेशन से जुड़ी हुई है? नहीं सर। जुड़ी हुई है। इट इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड यूनियन ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, एंड यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इज अ स्पेशल एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। हम्म। इंडिया उसका अभी इंचार्ज बनेगा। एशियन, प्रवेश, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर है मुंबई। आइलैंड। बैंकॉक है उसका हेडक्वार्टर, ठीक बात है। औशिक, एक नया एग्रीमेंट बताइए जो फिशरीज सब्सिडीज के विषय में हुआ है WTO में। मतलब हुआ है कि मतलब चर्चा है जिसकी। न्यू एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज अंडर WTO। सर अन्य रेगुलेट IUU है सर। एक उस पर बात हो रहा था। हाँ, इलीगल, इलीगल अनरिपोर्टेड और अन अनरेगुलेटेड है
उसको सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए। हम्म बाकी 2 पॉइंट्स है, आप देख लीजिएगा। दिव्या, भारत जो है लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है। The fifth largest, थर्ड लार्जेस्ट है। third largest. परवेश, भारत के पास 20% ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड डाइवर्सिटी है फिश और शेल फिश के स्पीसीज के मामले में। इनफैक्ट 25% कहना चाहिए मुझे। 25% हमारे पास ग्लोबल डाइवर्सिटी है, बिकॉज अरेबियन सी भी है, बे ऑफ बंगाल भी है। फिश और शेल फिश स्पीसीज के कॉन्टेक्स्ट में 25% हमारे पास ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है। परवेश, ज्यादा होनी चाहिए। 50%। हाँ सर। 7% भारत कितना? 7 के अबे आसपास भाई, कम हो। भारत के पास मात्र 10% है। कितने से? ठीक है ना, 10% की ग्लोबल डाइवर्सिटी भारत में पाई जाती है। मानसी, इनलैंड फिशरीज इन इंडिया, दे आर फुल्ली मैनेज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। True, sir. False. Inland fisheries in India is completely managed by central government. This statement is absolutely false. It is managed by state governments. Divya, WTO covers 100% of world trade. No, sir. कितना परसेंट? 98%. 98%. 98. 98%। ठीक है। आंचल, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस is a real-time payment system which was launched in 2013 in India by National Payment Corporation of India. True. नहीं सर, 2013 नहीं है, आई थिंक उसके बाद। 2016 2016 मैंने 3 साल पीछे कर दिया, मोदी जी भी नहीं थे उस टाइम। हम्म द अपर लिमिट, दिव्या, अपर लिमिट यूपीआई लाइट ट्रांजैक्शन जो है वो 1,000 रुपए है, और टोटल लिमिट यूपीआई लाइट की जो बैलेंस आप रख सकते हो उस ऐप में वो है 5,000 रुपए। नहीं सर, बढ़ाई गई थी सर। नहीं सर, कम बढ़ाई है। नहीं गई सर, इतनी सब 2000 कितने रुपये हैं? बैलेंस। है, बढ़ाई गई थी, कम है, तो हम कहेंगे कम है। 200 रुपये आपका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं आप, और बैलेंस उसमें सिर्फ 2,000 रुपये रख सकते हम्म हैं। ये सब आपको पता होना है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, परवेश, इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। ट्रू है सर। ट्रू। कंपनीज एक्ट। It is initiative of RBI, Indian Banks Association, and Small Industrial Development Bank of India. ट्रू सर सर। पहला तो जो आपने नाम लिया सर उनका एसोसिएशन सिडबी का कोई रोल सिडबी का कोई रोल नहीं नहीं। सर, नहीं सिडबी का सिडबी- IBA और इसका RBI का। परवेश जी पूरे फैक्ट्स को खा कर आए हैं। कौन सी कमेटी थी परवेश जी? डिजिटल पेमेंट्स कमेटी, किसके द्वारा थी वो? अंदर नीलेकनी। नंदन नीलेकनी। औशिक, FRBM एक्ट हाँ सर। फुल फॉर्म? फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी मैनेजमेंट एक्ट 2003 हो सर। बजट मैनेजमेंट एक्ट, बस हाँ, फिस्कल बजट बजट मैनेजमेंट मैनेजमेंट, है कौन FRBM सा साल में आया था? कौन 2003। साल में आया था? 2002, 2003। 3। परवेश, क्या टारगेट है इसका, FRBM एक्ट का? सर जो फिजिकल डेफिसिट है उसको कंट्रोल में रखना है, सेंट्रल लेवल पे भी स्टेट लेवल पे भी। अरे भाई, फिजिकल डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट है, हाँ, और डेट और डेट टू जीडीपी जीडीपी रेट। बस ये तीनों चीजें याद रखिए, काम हो जाएगा। फिस्कल
Parvesh, what is fiscal deficit? The fiscal deficit is when we are expending more, but we are getting less receipt, except borrowing. फॉर्मूला क्या है? फार्मूला बताइए। हाँ, फार्मूला पूछ रहे हैं भाई, फार्मूला तो इसे फॉर्मूला याद बताइए मानसी जी। द टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, उसमें प्लस करते हैं रिसिप्ट्स में नॉन डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट्स, तो डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट्स इंक्लूड नहीं की जाती है, मतलब टोटल कैपिटल रिसिप्ट्स जो इंक्लूड नहीं टोटल रेवेन्यू माइनस बोरोइंग्स एंड टोटल हाँ एक्सपेंडिचर। हाँ जी सर। ठीक है ना परवेश जी, देख लीजिए अच्छे से। कौशिक जी बताइए, डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है? सर डेट टू जीडीपी, टोटल जो पब्लिक डेट होगा और बाय टोटल जीडीपी, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा होता है कि 33% है इंडिया में, मोस्टली डेट इट इज़ फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर कम, तो डेट टू जीडीपी रेशियो। आंचल, आप मुझे बताओ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हैं या फिर सेल्फ फाइनेंसिंग बॉडीज जो हैं, उसकी रेगुलेटरी बॉडी कौन है भारत में? आरबीआई। आरबीआई। और कौन सी कमेटी थी वो जिसने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया एनबीएफसी के लिए और म्यूचुअल एमएफआईज के लिए? हाँ, मैलेगम। मालेगाम कमेटी। So wonderful appreciation for all of you. And we wind up here. We'll get back soon with new set of ideas and thoughts. And